दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट की या बीजेपी सरकार की जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो गिरता जा रहा है। क्योंकि जब 240 सीट आया था 2024 के चुनाव में तब भी ऐसा बोला गया था। लेकिन उसके बाद से एक-एक करके कितने स्टेट का चुनाव जीता जो इस बात को पूरी तरह से डिनाई करता है कि डिनाई करने लगा, लोग मानने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। और जिस तरह से कड़े कदम उठाए, कई बिल पास हुए, उसके बाद से लगने लगा कि नहीं, जितना 2019 के चुनाव में जब 303 गवर्नमेंट ने इसने मोदी सरकार ने सीट लेके आए थे, उतना स्ट्रॉन्ग बिल पास नहीं कराए जितना उन्होंने 240 में किया। और धीरे-धीरे जो लोग ये बोल रहे थे, कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, कि भाई मोदी सरकार जो है बैसाखी की सरकार है, कि कभी भी कदम खींच सकते हैं जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आप नीतीश कुमार को देखिए क्या हुआ। और वहीं पे बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसके बाद से जिस तरह से मोदी सरकार ने जीत हासिल की, ये सारा नैरेटिव धराशायी हो गया। और बंगाल के इलेक्शन का इसलिए मैं ज़्यादा ज़िक्र करना चाहता हूँ कि उसके पहले यूजीसी का मामला इतना बड़ा हो गया था कि उससे ऐसा लग रहा था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो शायद मोदी जी को या नरेंद्र मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो बंगाल के जो बोल रहे हैं ना बैट्समैन, जिसको बीजेपी बहुत सालों से जीतने का प्रयास कर रही थी और नहीं जीत पा रही थी, उस बंगाल को बीजेपी ने जीत ही दिया। तो ये सारा जो मुद्दे थे वो धराशायी हो गया और ये सब लोगों को लगने लगा कि बीजेपी बहुत पावरफुल हो गई। लेकिन अचानक एक एक छोटा-सा, मैं तो छोटा ही मानता हूँ, 200 आदमियों का, लड़कों का एक कॉकरोच जनता पार्टी उभर गया है। बैकग्राउंड आप जानते हैं कैसे हुआ। लेकिन कैसे इसको तील का ताड़ बनाया गया। और मोदी गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना, हमेशा वो डिसीजन लेने में एक बहुत कन्फ्यूज हो जाती है। आज के टाइम में मैं पहले नहीं देखता था, लेकिन ये 2020 के बाद से मैं देखने लगा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट है ना, जो अपने कोर वोटर हैं, उसके अलावा वो चाहती है कि और जो जो उसको वामपंथी हो या जो उनको वोट नहीं देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम मतदाता हैं, उनको कैसे बीजेपी के कोर वोटर बनाया जाए, उनमें शामिल किया जाए। देखिए, आप जब 2 जगह होते हैं तो कोई भी आपको अपोज़िशन अपोज़िशन ही रहेगा। जो आपको वोट नहीं देगा वो अगर आपके तरफ आएगा, तो ज़रूर है कि जो आपके पक्ष में है, वो उसी वजह से वोट दे रहा है क्योंकि वो वामपंथी या मुस्लिम जो एजेंडा है उससे वो खफ़ा है, इसलिए वो देना चाहता है, या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी वजह से आपको वोट दे रहा है। तो जब आप उसको साधने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो कोर वोटर हैं, उसमें कहीं न कहीं उनमें बेचैनी होगी। और वो बेचैनी आपको धीरे-धीरे 2020 से दिखने लगी, जिसका परिणाम आपको 2024 के इलेक्शन में देखने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल, मतलब बोलेंगे कि उन्होंने सीखा नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 2024 के बाद जब एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने बहुत महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के चुनाव को जिताने में बहुत प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने ये आगरा के अपने रैली में इस बात को बोला था। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी अपने गलतियों से रिजिड हो जाता है, सीखता नहीं है। और कई बार मोदी सरकार से लोग यही मानते हैं कि वो जो, चाहे वो किसानों के जो सो कॉल्ड किसान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना हो, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में आतंक फैलाया, अराजकता फैलाई और झंडे उतार लिए भारत के, और जिस तरह से शाहीन बाग चला, सीए का विरोध हुआ, जहांगीरपुरी हुआ, इस तरह के कितने एकदम चेन ऑफ आपको घटनाएँ मिलेंगी जो कि कहीं न कहीं में मोदी सरकार वहाँ पे डिसीज़न लेने में देरी की और जिसका वजह से आपको वहाँ पे जो एक छोटा-सा चीज़ था वो काफ़ी बड़ा बन गया। और यही चीज़ कॉकरोच आंदोलन में फिर देखा गया, जहाँ पे 200 के भीड़, जहाँ पे आपने देखा होगा आरफा खानम से लेकर, जो कि मोदी सरकार के अजीत अंजुम ऐसे पत्रकार जो बहुत ज़्यादा विरोधी रहे हैं और वो समर्थन कर रहे थे, उस उन्होंने वीडियो बना के बताया कि जो जनता पार्टी है उसको सोशल मीडिया में तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग उस रैली में या उस आंदोलन में, प्रोटेस्ट में भाग लेने नहीं आए। उनका खुद का अपना वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार कान में तेल डालकर सोती रही और एक बहुत बड़ा आंदोलन में तब्दील होने होने दिया इसको। और यही वजह है कि आज के टाइम में ये एक बोलते हैं ना कि जो फोटोग्राफ्स बन रहे हैं
कि नाक में कॉकरोच घुस गया, वो चीज हो गई है और वो फंस गया। तो इसलिए मैं आपको बोला कि मोदी सरकार इस समय अपने 12 साल के सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जो एजेंडाधारी, जो पत्रकार, जो सोशल मीडिया पे अपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो ऐसे डाल के विरोध करते रहे और डेली मोदी सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी ऐसा ऐसे नैरेटिव भी बनाने में सफल नहीं हो पाए। आज उस नैरेटिव का सफलता इसलिए है कि क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब राजनाथ सिंह, ये 3 लोग जो प्रमुख लोग हैं, ये लोग टारगेट होंगे। अब अमित शाह को ये बताने जाए कि कार में डर के मारे जाते हैं, 40 का फुला के कार गाड़ी से जाते हैं, अपने ऑफिस से डर के मारे निकल नहीं पा रहे। जो नरेंद्र मोदी के लिए बोला जाता, वो अमित शाह जैसे लोग के लिए बोला जा रहा है। एक टाइम आएगा ये राजनाथ सिंह के लिए। आप देखिए कि धीरे-धीरे ये चीज़ें जो हैं, आपको एक पंजे की तरह पकड़ते जा रहे हैं और आप वहाँ फेल होते जा रहे हैं। आप उनको खुश करने के लिए जो अपने सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आप पहले नैरेटिव इनका सोशल मीडिया पे इसलिए स्ट्रॉन्ग होता था क्योंकि आईटी सेल वालों की वजह से नहीं, एक आम पब्लिक नरेंद्र मोदी के लिए फाइट करती थी सोशल मीडिया पे। भले नरेंद्र मोदी से उनको कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो देश के लिए या जो सनातन के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती थी और हर व्यक्ति सोशल मीडिया का उनके लिए फाइटर होता था। जो कि नरेंद्र मोदी 1-2 बार बोले भी हैं कि हमारा हर आदमी मेरे से लड़ता है, लेकिन वही आदमी नाराज होने लगा और धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ या तो लिखने लगा या तो साइलेंट होने लगा, जिसकी वजह से जो नैरेटिव है वो इनके खिलाफ बिल्ड होने लगी। और नरेंद्र मोदी के लिए जो रास्ते आदमी घबरा जाता है, तो मैं तो घबराना ही मानूंगा, तो गलत रास्ते अपनाता है। पहले में उन्होंने वीडियो डाला, रील डाला, उसको अब देखिए 303 लोगों ने बोला कि मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन आप देखिए कितने लोगों ने उसमें अपशब्द बोला है, ये लोगों ने डाटा जारी नहीं किया। जिसने देखा तो जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने पक्ष में लिखा होगा। उनके विरोध में लिखने वालों की आप तो काउंट तो एक ही होगा ना, कितने लोगों ने उसको देखा, लेकिन कितने लोगों ने निगेटिव उस पे कमेंट किए, ये डाटा आपको आपके पास नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी फिर उसके बाद वीडियो डाले, अब बोल रहे हैं कि क्षमा कर देना चाहिए। तो इससे जो उनके कोर वोटर है वो काफ़ी नाराज़ होते चले जा रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ा खतरे का घंटी है। और धीरे-धीरे यूजीसी में देख रहे हैं राजस्थान से जो एक नेता हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ या मैं नाम भूल जाता हूँ, ये सॉरी उसके लिए। उन्होंने 20 मतलब दिनों से बोला जाए तो पैदल यात्रा कर रहे हैं बिना खाए-पिए, बीमार गोगावड़ी क्या नाम है देखिए, कौन सी गोगावड़ी? तो वो नाम में थोड़ा हो तो क्षमा कीजिएगा। तो वो भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये भी जो अब आरक्षण के खिलाफ, क्योंकि लोगों को एक आइडिया मिल गया कि सरकार जो है जब वायलेंस होता है जंतर-मंतर पे तो सरकार उसके सामने घुटने टेक देती है। तो ये क्या ना कि ये कहीं न कहीं एक लाचारी जो है वो दिखाता है सरकार की। और जब सरकार को आप ये मान के चलो, आपने साबित कर दिया कि सरकार लाचार है या घबरा जाती है, डिसीजन पीछे की देती है, तो हर क्या होता है ना कि मैंने धमक और एक बोलते हैं ना कि आपके आपके एक जो ओहरा होता है उससे सरकार चलती है। लेकिन जब ओहरा ही आपका टूट जाए तब उस कोई भी उसमें घुस जाता है और वो अपने हिसाब से उसको आपको मजबूर कर देता है वो पीछे लेने के लिए। और ये लोगों को समझ में आने लगा, तो आने वाले दिनों में काफ़ी आपको दिल्ली में या भारत में आपको आंदोलन भी देखने को, प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा और इस तरह के हिंसक आंदोलन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से ढुलमुल रवैया से अपने मतलब अभी देखिए मैंने क्षमा कर दिया बेटियों के लिए, इस अभी वो जो लड़की गा रहा है वो दोनों अलग-अलग हैं। जो उनका नैरेटिव चला रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई पुलिस वाले तो मार खाने के लिए, उनकी पत्नी और बेटी ने बताया कि भाई हमारे पिता के साथ ऐसा हुआ वहाँ पे लहूलुहान जंतर मंतर। तो बोल रहा है वो क्या नाम है उसका कांग्रेस का लीडर कि भाई वो तो मार खाने के लिए बने हैं। मतलब ये कौन सा लॉजिक है यार? मतलब कोई आम पब्लिक बैठा है जो ब्यूटी पार्लर में काम करता है वो गाली देने के लिए बना है और जो पुलिस सेवा कर रहा है वो मार खाने के लिए बना है। वो तुम्हारे घर का हो तो कहने का क्या मतलब है कि इस तरह के नैरेटिव धीरे-धीरे भारत में मतलब पैर पसार रहा है। और मैं बोलता हूँ, आप देख लीजिए नेपाल का क्या हालत है। जिस तरह से वहाँ पे ये कोई जेनजी नहीं होता, ये क्या होता है भारतीय
कि बाहर जो फंडिंग होती है, जो भारत के विरोधी, किसी भी देश के विरोधी लोग होते हैं, वो फंड करके जिस तरह से अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं, ताकि जो उनके हिसाब से वहाँ पे जो निर्णय लिया जाए, चाहे बिजनेसेस हाउसेस चले या जो पॉलिसी गवर्नमेंट ले, उनके उनके नैरेटिव के हिसाब से ले। इसीलिए लोग चाहते हैं कि सरकार उनके हिसाब से चले। कोई भी गवर्नमेंट किसी देश का बने तो उनके हिसाब से बने और पॉलिसी पूरा उनके हिसाब से बने। तो ये आप देखिए, इससे आप देखिए, अगर आंदोलन जेनजी का हुआ ही था नेपाल में, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये आपको आप फिर देखिए, बांग्लादेश में भी यही हालत है। यानी कि कहीं न कहीं जो मोदी सरकार है, यहाँ पूरी तरह से फेल होते दिख रही है। और यही कारण है कि आज के टाइम में आप देखिए, चारों तरफ से मोदी सरकार गिरती जा रही है। इसी में योगी आदित्यनाथ का जो अभी 2027 में चुनाव आ रहा है, इनको भी लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लपेटे में। अब आप देखने को जो अभिजीत दीपके ने उनके ऊपर एक फेक कमेंट किया, ये बढ़ता जाएगा कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ अलग तरह के हैं। और किस तरह से इस मुद्दा को स्प्रेड किया जाए उत्तर प्रदेश में, जो कि इनके चुनाव को, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसको प्रभावित कर सके। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार भारत साल के अपने टेन्योर में सबसे कठिन परिस्थिति में गुज़र रही है इस वक़्त। देखना होगा इससे बाहर कैसे निकलती है।